नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। अप्रैल 1996 में शंघाई में हुई एक बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में एक दूसरे के नस्ली और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने पर राजी हुए थे। तब इसे शंघाई 5 का नाम दिया गया था। जून 2001 में इसमें उज़्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद इसे शंघाई सहयोग संगठन का नाम दिया गया और इसका मकसद आतंकवाद और चरमपंथ से निपटने तथा व्यापार और निवेश को बढ़ाना बताया गया। 2005 में कजाकिस्तान में हुए सम्मेलन में भारत, ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भी पहली बार इसमें हिस्सा लिया। तब कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नज़रबायेव ने कहा था कि इस संगठन में शामिल देशों के नेता मानवता की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें SCO ऑब्जर्वर के तौर पर संयुक्त राष्ट्र से भी जुड़ा है और इसने यूरोपीय संघ, आसियान, कॉमनवेल्थ और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC से भी रिश्ते कायम किए हैं। इस बीच भारत और पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता मिल गई है। भारत ने बहुत ही कूटनीतिक समझबूझ से चीनी प्रभुत्व वाले शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में शामिल होने से पहले जारी एक बयान में कहा, मैं SCO के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करना चाहता हूँ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक इसमें 2 तरह के सहयोग हासिल होंगे। पहला व्यापार, अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, परिवहन, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में, तो दूसरा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। दूसरे, चीन लगातार किसी न किसी मसले पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफदारी करता रहा है, लेकिन अब जब भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य हो गए हैं, तब चीन के लिए सदस्य देशों की भावनाओं को नज़रअंदाज कर पाकिस्तान का हिमायती बनना आसान नहीं होगा। चीन हमेशा से NSG और अजहर मसूद के मामले में अपना दखल देता रहा है। ऐसे में इस ग्रुप में रहकर उस पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। उधर पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, लेकिन अब इस संगठन में शामिल होने के बाद अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भारत के पास उस पर दबाव बनाने का एक और मौका होगा। देश देशांतर में आज बात शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक की। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर विवेक काटजू, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर SD मुनि, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अनुराधा मित्र चिनॉय और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। आप सभी का स्वागत है। एम्बेसडर विवेक काटजू, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि भारत 2 मकसद को लेकर के इसमें शामिल हो रहा है। एक तो ये कि उसको जो है आर्थिक मदद हासिल होगी, सहयोग होगा, और एक बड़ा बाज़ार भी जो कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान और दूसरे मध्य एशियाई देशों का है वो, और दूसरा कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से भी वो अपने आप को मजबूत कर सकेगा। क्या कहेंगे आप, यही एक मकसद है भारत का इसमें शामिल होने का, या इसके अलावा भी कुछ और? देखिए, मध्य एशिया के देश भारत के एक्सटेंडेड नेबरहुड के भाग्य हैं और हमारे रिश्ते इन देशों से प्राचीन हैं और आधुनिक काल में भी हमारी इच्छा रही है कि हर क्षेत्र में इन देशों के साथ हमारे रिश्ते बढ़ें। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आर्थिक रूप से ये देश जो हैं भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनसे व्यापार बढ़े, इनसे संपर्क और आगे बढ़े, वो फायदा होगा। इसके साथ साथ जो और 2 देश हैं, चीन और रूस, उनके साथ साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं और जो ये गुट है, एक इसका मकसद है कि सिक्योरिटी दे मध्य एशिया में, और वो सिक्योरिटी हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक इम्पोर्टेंट दिन था और हमने ठीक कदम उठाया इसकी सदस्यता पाकर। प्रोफेसर SD मुनि, क्या कहेंगे आप? क्या ये एक बड़ी कामयाबी है जैसा काटजू साहब कह रहे हैं, या ये कि हमने अभी एक बस मिस की, चीन का जो 1 रूट 1 बेल्ट था उसमें शामिल नहीं हो करके हमने इसमें शामिल होना पसंद किया है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ एक संतुलन बिठाया जा सके? नहीं, देखिए, एक बात ये सही है जो विवेक ने कहा है कि ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्व का है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जब हमारे रूस के साथ, सोवियत संघ के साथ पुराने अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, तो सारे सेंट्रल एशिया में भारत का सामान जाता था, व्यापार भी बहुत अच्छा बढ़ा हुआ था। वो कड़ी टूट गई और उसके बाद में कोई सीधा संपर्क हमारा, कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, नहीं है। उसकी वजह से हमारे व्यापार को नुकसान हुआ है, हमारे संबंधों को नुकसान हुआ है। इसलिए ऐसे किसी संगठन में जो हमारी भागीदारी अब होगी वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये साफ हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो क्षेत्रीय संगठन है
ये चीन और रूस का प्रभुत्व है उसके ऊपर। और चीन और रूस के दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉन्ग टर्म यहाँ रहने के लिए। चीन का साफ है कि वो सिंसियांग जैसे क्षेत्र में जहाँ उनकी बहुत कमज़ोरी है एक तरह से वहाँ के अलगाव को लेकर या आतंकवाद को जो भी वो कहते हैं, और वो चाहते हैं कि सभी पड़ोसी देशों में उनका प्रभाव बढ़े और उसको रोकने में मदद मिले। और रूस की प्रॉब्लम ये है कि जो पुराने सामरिक संबंध उनके टूट गए सेंट्रल एशिया से, उसको वापस जमाने की कोशिश करे। हम उसमें बहुत मामूली खिलाड़ी हैं इस सारे क्षेत्र में। प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय, आप किस रूप में देखती हैं इस शंघाई सहयोग संगठन को, जो पहले 5 देशों का संगठन था, अब बढ़ कर के उसमें 8 सदस्य हो गए हैं। ईरान अभी शामिल नहीं हो पाया है। अमेरिका ने भी ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा पाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उसे नहीं मिल पाया है। तो ये जो एक संगठन बनाया है, वेस्टर्न मीडिया इसको कह रहा है कि ये एक नेटो का पैरेलल संगठन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी समझ में तो ये है कि ये जो कदम है, जो भारत अब एक पूरा सदस्य बन गया है, ये उचित है और बहुत ही अहम कदम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विवेक ने बिल्कुल सही कहा। अब दूसरी बात ये रही कि हम लोग इसको अब कैसे इस्तेमाल करें। हम लोग ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली एक सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जो आपने पहले कहा कि इससे व्यापार बढ़ेगा, वैसे तो द्विपक्षीय व्यापार हमारा इन सारे सेंट्रल एशिया के देशों से, चीन से, रूस से काफ़ी ठीक है और वो बढ़ता रहेगा। लेकिन ये जो संगठन है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी के मायने से बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए कई वेस्टर्न एनालिस्ट ने कहा है कि दिस इज़ अ एशियन नेटो। पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है जैसे नेटो में है। नेटो की तो आर्मी है, तो ये गलत रीज़न है। लेकिन सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे, टेररिज्म पे, ये इस चीज़ पे बहुत ही ये ज़रूरी है। और यहाँ पे बैठ के लोग ये सारे देश, क्योंकि जो टेररिज्म का बेस है वो यहीं से ही, यहाँ से ही आ रहा है, और सबको इनसे खतरा है। मनोज शर्मा साहब, आप किस रूप में देखते हैं इस संगठन के इमरजेंस को, और जो दूसरे मकसद बताए गए हैं इसके, प्राइमरीली के आतंकवाद को कंटेन करना, और दूसरा जो सेंट्रल एशिया के देश हैं उनके बीच आपसी सहयोग को ज़्यादा बढ़ाना, और जाहिर है कि रूस और चीन उसमें मेजर प्लेयर रहेंगे। आप अगर एससीओ को इतिहास देखें, जो बहुत पुराना नहीं है, 2001 में बना था, लेकिन उससे पहले जो एग्रीमेंट्स हुए, जो ओरिजिनल इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उन पे आप नज़र डालिए। उन्होंने अपने बॉर्डर्स पे अमन कायम किया, फिर बॉर्डर्स से जो उनकी ट्रूप्स थे उनमें कमी की, जो फ़ौज लगाई हुई थी उनमें कमी थी। तो इसके चलते अनुराधा जो कह रही हैं कि ये एसेंशली एक सिक्योरिटी ब्लॉक है। और अगर आप एससीओ का चार्टर पढ़ते हैं, तो चार्टर से पहले भी जब ऊफा में ये बातचीत हुई थी, उस दौरान जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को इकट्ठा मेंबर बनाने की बात थी, तो जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरी सहायता करती है, नुरसुल्तान नज़रबायव ने कहा था, उसने एक चिंता जाहिर की थी कि ये लोग अपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स लेकर यहाँ पर एससीओ में आएंगे, जिससे कि हमारा जो अभी तक का नियम है, जो हमारी अभी तक का आर्किटेक्चर है, उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर आप एससीओ को चार्टर पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अनलाइक सार्क में बायलैटरल इश्यूज़ नहीं हो सकते, लेकिन एससीओ के चार्टर में लिखा हुआ है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपने बायलैटरल इश्यूज़ रिजॉल्व करेंगे। उसमें टेररिज्म का भी मसला है, और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान, तो ये एक मैसेज है कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान के लिए, जिनको ये इकट्ठा मेंबर एक समय पे बनाया गया है, देखिए इनके और भी डायलॉग पार्टनर्स और ऑब्जर्वर स्टेटस वाले लोग हैं, लेकिन जो पहली एक्सपेंशन इनकी ओरिजिनल में हुई है वो भारत और पाकिस्तान की एंट्री है। तो इसमें मैसेज दोनों मुल्कों के लिए हैं, भारत के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी है, कि आपके जो द्विपक्षीय मामले हैं उनको आप सुलझाएं। और जिस तरह से और मेंबर्स कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स पे अमन कायम किया और ट्रूप्स विड्रॉल किया, वो जो प्रथा है वो भी शायद हमको निभानी पड़ेगी। ठीक। विवेक काटजू साहब, एक चिंता ये व्यक्त की जा रही है, और आज एक बड़े अखबार में एक लेख भी आया है कि ये विदेश मंत्रालय की ये नीति है
एससीओ की सदस्यता हासिल करने की, वो उसमें कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन उसे लगातार बनाए रखना शायद उसके ऊपर एक सवालिया निशान है, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर है। और दूसरी चीज़, जैसा अभी विनोद शर्मा कह रहे थे कि सार्क बनाया गया था, उसमें एक मकसद था कि पाकिस्तान को कंटेन करना है। अब पाकिस्तान भी इसमें शामिल है और ये भी ख़तरा है कि वो उसमें कश्मीर का भी सवाल उठा सकता है या दूसरी चीज़ें कर सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ना आज पाकिस्तान के वजीर आज़म ना हमारे प्रधानमंत्री ने कोई द्विपक्षीय सवाल उठाया। हाँ, ये ज़रूर है कि कनेक्टिविटी के मामले में प्रधानमंत्री ने जो संकेत दिया वो साफ था कि संप्रभुता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और मुझे लगता है ये बिल्कुल वाजिब था। तो जब कोई देश, और भारत जैसा देश जो बड़ा देश है, वो अगर सदस्यता किसी गुट की लेता है तो इसके मतलब नहीं कि वो गुट का अधीन हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अपनी जगह हैं और हमने साफ किया हुआ है कि ये खाली द्विपक्षीय रूप से इनको सॉल्व हम कर सकते हैं। इनको हम अंतर्राष्ट्रीयकरण इनका हमें कभी कबूल नहीं होगा। और जब हमें सदस्यता दी है एससीओ ने, चीन और रूस और मध्य एशिया के सब देश वो जानते हैं कि ये मामला भारत के लिए सेंसिटिव है और इसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में, मुझे पूरा यकीन है। दूसरी चीज, वो ये जानते हैं सेंट्रल एससीओ मेंबर्स कि भारत का आना इस गुट में उनके लिए प्लस प्लस है। आज के दिन कनेक्टिविटी नहीं है पाकिस्तान की वजह से जी, लेकिन अगर कनेक्टिविटी साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की होती है तो सेंट्रल एशिया के देशों के लिए फायदा कितना होगा। भारत का बाजार उनके लिए है, वहां रिसोर्स रिच है, हमारे लिए भी फायदा है। तो ये सब अगर आप देखें, एक लॉन्ग टर्म में देखें, तो ये सब चीजें साफ दिखती हैं। ठीक। प्रोफेसर एस डी मुनी, चीन ने अभी OBOR अपना शुरू किया, उसमें भारत अलग रहा और तमाम देश, श्रीलंका भी उसमें शामिल है, नेपाल भी है, तमाम देश शामिल हैं। उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना है और वो चाबहार तक पहुंचना उसका एक मकसद है। अब ये शुरू हुआ है शंघाई सहयोग संगठन, तो इसमें क्या भारत और चीन के बीच में किसी तरह का टकराव हो सकता है? देखिए, भारत की बहुत नुआंस्ड पोजीशन है ओबोर पे, और वो ये है कि हम इसका ओपोजिशन नहीं करेंगे लेकिन हम ज्वाइन नहीं करेंगे। और वो ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे, वो सॉवरेनिटी का सवाल उसमें लिखा हुआ है। और इसी मामले में अभी जो प्रधानमंत्री जी का वहाँ वक्तव्य था उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को अंडरलाइन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी अच्छा है, कनेक्टिविटी के सारे इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो, हम ये चाहते हैं, हम भी कनेक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स दिए उसके, और वो सेंट्रल एशिया से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दिए। लेकिन कोई ऐसी कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, जो सॉवरेनिटी को वायलेट करे, जो दूसरे कंट्रीज़ की सेंसिटिविटीज़ को नज़रअंदाज करे। तो मैसेज, और अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जो बीजिंग में मीटिंग हुई ओबोर को लेकर, उसमें बहुत सारे देशों ने इस बात को अंडरलाइन किया कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, और अगर आप सेंसिटिविटीज़ को एकोमोडेट नहीं करेंगे तो ये प्रोजेक्ट जापान ने कहा, अमेरिका ने कहा, जर्मनी ने कहा, और भारत ने उसी लाइन पे संकेत दिया है। तो चीन को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि हम आप में शामिल नहीं होंगे जब तक आप हमारी सॉवरेनिटी के मुद्दे को नज़रअंदाज करते रहेंगे। ठीक है। प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय, चीन जा रहा है ग्वादर, उसको डेवलप कर रहा है, भारत चाबहार को डेवलप कर रहा है, ईरान के साथ पिछले साल प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी, रिश्ते बनाए गए और उसके ज़रिए से सेंट्रल एशिया पहुंचने की भारत की कोशिश है। कैसे संभव हो पाएगा अब जबकि ये दोनों संगठन पैरेलल चलेंगे? देखिए, मुझे लगता है हमें ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस ओबोर नहीं करना चाहिए। भारत की पोजीशन बहुत क्लियर है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टिविटी की ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, वो क्योंकि ओबोर वो अलग चीज़ है। और उसमें अगर आप भारत की स्टेटमेंट देखें, उसमें सिर्फ एक तो ये 3 चीज़ें ज़रूर थी कि ट्रांसपेरेंसी, संप्रभुता, और चौथी चीज़ ये भी थी कि लोगों, जहाँ से ये कॉरिडोर जा रहा है
वहाँ के लोग भी डिस्प्लेस ना हो। तो ये काफ़ी नुआंस्ड और काफ़ी कॉम्प्लेक्स पोजीशन था इंडिया का, जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। और डिप्लोमेसी का मकसद ये है कि कई तरीके निकाल सकते हैं जिससे हम लोग किसी ना किसी दिन ओबोर के भी हिस्से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। जी विनोद शर्मा साहब, ये जो बात कही जा रही है कि भारत के आर्थिक हितों के लिए ये बहुत ज़रूरी था इसमें शामिल होना, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट उस वक्त भी दिया गया था जब ओबोर में शामिल नहीं हुआ था कि हमने एक बस मिस कर दी। अब जाहिर है कि कज़ाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यहाँ से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, उन सब का हम आयात भी करते हैं, हमारे लिए भी एक बाज़ार है। कैसे उसमें समन्वय इक्विलिब्रियम बैठा पाएंगे हम? देखिए, ऐसा है कि 1 जून को एक स्टेटमेंट चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन की थी इस हवाले से कि भारत और पाकिस्तान एससीओ ज्वाइन कर रहे हैं। उसका लुब्बो-लुआब मैं आपको बता देता हूं कि चाइनीज़ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात ठीक करने चाहिए ताकि वो एससीओ की जो स्पिरिट है उसके अनुकूल उनके रिश्ते हों। तो मैं ये समझता हूं कि और देशों के साथ जो हमारे रिश्ते बनने हैं उससे पहले हम पे फ्रेंडली कोक्सिंग होगा, हमको एडवाइस दी जाएगी रूस और चीन के द्वारा और सेंट्रल एशियन जो अदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके द्वारा कि हम अपने रिश्ते ठीक करें, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का वहाँ होना एक एसेट भी है और एक लायबिलिटी भी है आज के दिन, जिस तरह के तनाव हमारे रिश्तों में है। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा एक उपाय है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोनों कंट्रीज़ के लिए कि अपने रिश्ते ठीक करें और अपने आवाम को जो संपदा देनी चाहिए उनको वो मुहैया करें। जब रास्ते खुल जाएंगे, जैसे कि एम्बेसडर काटजू ने कहा, कोई भी ऐसा मल्टीलैटरल जो अलायंस होता है वो एक तरफा नहीं होता, उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ ठीक भी करना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ की एंट्री लेकर, एक तो ब्रैकेट हो गए इंडिया और पाकिस्तान, देखिए बाहर अभी और लोग, अफगानिस्तान बैठा हुआ है, मंगोलिया है, ईरान है, उनको तो फुल मेंबरशिप नहीं मिली है, हमको और पाकिस्तान को फुल मेंबरशिप मिली है। और ये अच्छी बात है कि हम दोनों को फुल मेंबरशिप मिली है और हमको अपने तेवर जो एससीओ का चार्टर है और जो एससीओ की स्पिरिट है उसके लिहाज से रखने पड़ेंगे। ठीक, विवेक काटजू साहब, ईरान इसमें शामिल नहीं हुआ है, मंगोलिया और दूसरे और भी देश हैं जो वो अभी इसमें नहीं शामिल हो पाए हैं। अमेरिका का भी जो वो स्टेटस था ऑब्जर्वर का वो अप्रूव नहीं हुआ है, तो क्या ये बात अमेरिका को नागवार नहीं गुजरेगी और ईरान को कब तक इसमें शामिल किया जाएगा? क्योंकि अभी तो ये कहा गया था कि सैंक्शन जब तक हैं तब तक वो शामिल नहीं हो सकता है। मुझे लगता नहीं है कि ईरान को जल्दी शामिल करेंगे, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हो सकता है कि अमेरिका इसको एक काउंटर की निगाह से देखे। आपने कहा कि अभी बातें चल रही हैं कि ये नेटो की तरह हैं, लेकिन हमें जहाँ तक है, जब हमारा जो नज़रिया है वो अपने हितों के ऊपर होना चाहिए कि हम इस संगठन से क्या हित आगे बढ़ा सकते हैं। ये सोचना कि ये प्रेशर हम पर डालेंगे कि पाकिस्तान से रिश्ते सही करो, मैं इसको बिल्कुल खारिज करता हूं। चीन तो हमेशा कहता रहता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक होने चाहिए। अब एक बार फिर उन्होंने कह दिया एससीओ के संदर्भ में, तो कौन सी ऐसी बात नई चीज कही उन्होंने? हाँ, ये अलग बात है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, और ये साफ है कि इसमें जो इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान को लेना है, जो आतंकवाद खत्म करके। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि ये एससीओ की मेंबरशिप की एक इनडायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा और इस प्रेशर के जरिए भारत अपना रुख बदलेगा और रुख बदलने में वो एक मजबूर होगा, ये बिल्कुल सरसरा ये गलत बात है, ये धारणा गलत है। हमारे अपने हित हैं। टेररिज्म के मामले में अगर हमें कुछ ये इन देशों से सहयोग से फायदा होता है तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे बढ़ते हैं आगे।
ठीक। मैं एक बात कहना जी, चाहूँ, जी। शायद अम्बेसडर काटजू ने मेरी बात सही से नहीं सुनी, यहाँ पर नहीं है स्टूडियो में। बहुत संक्षेप में जी। तो मैंने सिर्फ ये कहा है, प्रेशर एक तरफा नहीं होता, दोनों मुल्कों पे होगा जो मेंबर स्टेट बने हैं, और उसमें हमारे लिए भी ओपनिंग होगी कि हम अपनी बात रख सकें। ठीक। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैक चैनल से ऐसे प्रभाव बनाए जाते हैं जो अच्छे प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव हों, चलिए। उनसे गुरेज क्यों? ठीक है जी। प्रोफेसर एस डी मुनि, आप कुछ नहीं, कहना मैं परेशान हूँ ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स को लेकर, और इसलिए परेशान हूँ कि कैसे हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि चीन खास तौर से, रूस ना सही बेशक, चीन खास तौर से एक ऐसी बात करेगा जो पाकिस्तान के हित में नहीं होगी। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए जो भी प्रेशर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें पाकिस्तान को एकोमोडेट करने की सलाह होगी, पहली बात। दूसरी बात, कोई ऐसा प्रेशर पाकिस्तान पे अभी तक तो लगा नहीं है, और चीन लगा नहीं पाया है, और टेररिज्म को रोकने के लिए, ख़ास तौर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए। और हिंदुस्तान अकेला मुल्क नहीं है उसमें अफ़गानिस्तान भी है। क्या रोक पाएंगे? अफ़गानिस्तान के गरीब बार बार, अभी परसों उन्होंने ये कहा है। देखिए, ये एक अपने आप को दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि जो भी बात होगी बहुत अच्छी होगी, और जो अभी तक का व्यवहार है चीन का, और अभी तक की जो ये कोशिश है रूस की कि पाकिस्तान को भी उभारा जाए, उसमें मैं नहीं देखता हूं कि पाकिस्तान पे कोई ऐसा दबाव पड़ेगा कि वो टेररिज्म को और रोकने की एनएसजी कोशिश पे करे। चीन समर्थन करेगा? किसमें? एनएसजी के सवाल? नो, एनएसजी तो इसमें आता नहीं ना। नहीं, इसमें नहीं आता, लेकिन हाँ, क्या हम नहीं करेगा वो देखिए, वो भारत चीन का मसला है, लेकिन भारत पाकिस्तान से संबंधित जो चीन और रूस की बात है, उसमें मेरी कोई लॉजिक तो मुझे ये समझा नहीं पाती है। ठीक। उम्मीदें हैं, रखिए, ऑल द बेस्ट। प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय, मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में एक भारत की नीति थी कि हमारे चीन के साथ जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं वो हम बैक बर्नर पर रखेंगे, और हम आसियान के ज़रिए से और आपसी व्यापार को बढ़ाने की बात करेंगे। उसके बाद से साथ साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी चलता रहेगा, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी जो हाल के वर्षों में हमने देखा कि चाहे एनएसजी का मामला हो, चाहे मसूद अजहर का मामला हो, या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बात आती हो, चीन उसका समर्थन करता है। तो इस नए शंघाई संगठन से बनने के बाद, जिसमें कि अभी विनोद शर्मा कह रहे थे कि बात कही गई है कि आपस में साहब बॉर्डर पे टेंशन नहीं रखेंगे और ज़्यादा मेल मिलाप करेंगे, हम क्या उम्मीद करें? देखिए, चीन की पॉलिसी है मल्टी वेक्टर जिसे कहते हैं, कि यहाँ भी कर रहे रहो, अपना ट्रेड भी बढ़ाते रहो, बात भी करते रहो, और कई चीज़ें। तो मुझे लगता है हमें भी वैसे ही करना चाहिए कि हम भी अपनी पोजीशंस आगे रखते रहें, साथ में ट्रेड भी बढ़ाते रहें, साथ में कनेक्टिविटी की बात भी करते रहें, और सिर्फ ऑब्सेशन ना हो कि सिर्फ हम उन मुद्दों को उठाएं जिसमें हमारा तनाव है किसी और देश के साथ, वो भी होते रहें। और मुझे लगता है ये होलिस्टिक डिप्लोमेसी और पोजीशंस की ज़रूरत है, जिसमें कई चीज़ें होती रहीं। और चीन की अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें तो वो बार बार वो मल्टी वेक्टर पॉलिसी कहता है कि भारत के साथ उनकी ये प्रॉब्लम भी है, लेकिन हम उनके साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं, हम उनके साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है हम भी ऐसे कर सकते हैं, कभी जब ज़रूरत पड़े उनकी थोड़ी लेग पुलिंग कर सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो हम अपना फ़ायदा भी उठा सकते। विनोद शर्मा साहब, सार्क लगता है कि अब उसकी कोई रेलिवेंस शायद नहीं रह गई है, उसकी कोई मीटिंग भी नहीं हो रही है, और जो जिस मकसद से बनाया गया था वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। क्या हम उम्मीद करें कि इस संगठन से, जो जिसमें हमारी अभी ताज़ी सदस्यता हुई है, हम आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत कर सकेंगे अपने आप? देखिए, एक यूरेशियन संगठन है ये, साउथ एशियन नहीं है, सिर्फ यूरेशिया का एक संगठन है। इसमें यूरोप के हिस्से हैं, एशिया का हिस्सा है। 61% पॉपुलेशन इसकी मेंबरशिप अब हो गई हमारे और पाकिस्तान के ज्वाइन करने के बाद जी। तो इसलिए बड़ा सक्षम संगठन है। और ये जो नेटो वेटो की बात होती है कि नेटो का ये पैरेलल बॉडी है, देखिए इसको ज्वाइन करके जो मेरी नज़र में एक तरह से भारत ने अपने रिश्ते दुनिया के और मुल्कों के साथ बैलेंस करने की कोशिश की है। अभी तक जो एक परिप्रेक्ष्य बना था उसमें ये लग रहा था कि भारत अमेरिका के साथ ज़्यादा उसका अमेरिका की तरफ रुझान है, और उसके चलते चीन और रूस के मन में कुछ शुबा थे, कुछ समस्याएं थी, कुछ सवाल थे। लेकिन अब एससीओ की मेंबरशिप बनने के बाद वो एक बैलेंस करने का मौका रहेगा भारत के पास अपने रिश्ते अमेरिका के साथ और चीन और रशिया के साथ। और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे
नियर एंड डिस्टेंट नेबर्स हैं, ये जो जितनी कंट्रीज़ SCO में हैं, और USA तो हमारा बहुत डिस्टेंट रिलेशनशिप वाला मुल्क है। तो एक छवि बनी थी कि हमको अमेरिका एज अ फ्रंट लाइन स्टेट इस्तेमाल कर सकता है, उसमें डाइल्यूशन होगा और उसमें मैं समझता हूँ एक अच्छा बैलेंस बनेगा। ये एक फ़ायदे वाली बात है। और दूसरी बात कि भाई हमारे जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के साथ, वो इश्यूज़ मुद्दे उठेंगे और उसमें आप किस तरह से उनको टैकल करते हैं, ये हमारे हित में भी है कि हम अपने बॉर्डर्स ठीक करें। हमारी इकॉनमी अच्छे से प्रॉस्पर करेगी अगर हमारे बॉर्डर्स क्वाइट हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर अमन है। ठीक जिस तरह से भी अमन वो कायम करते हैं हम। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा साहब, प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय, प्रोफेसर एस डी मुनी और एम्बेसडर विवेक काटजू इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत ने जिस मकसद के साथ शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ है, उसकी सदस्यता हासिल की है, और उसके भी जो संगठन के मकसद हैं वो दोनों एक दूसरे के हितों को पूरा करने वाले होंगे, और इससे मध्य एशियाई देशों के बीच आपसी व्यापार और उन्नति में मदद मिलेगी। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।